सादर अभिवादन विद्यार्थियों। मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया और आपके अपने ज्ञानवर्धक मंच अश्वनी क्वेस्ट पर आज हम हिंदी साहित्य के उस कालखंड का अनुशीलन करेंगे जिसे आदिकाल की संज्ञा दी गई है। ये युग भारतीय इतिहास का वो संधि काल है जहां एक ओर केंद्रीय राजसत्ता का ह्रास हो रहा था तो दूसरी ओर एक नवीन भाषाई चेतना का उदय हो रहा था। आज की इस सार गर्भित कक्षा में हम वीर गाथा काल की उन समस्त सूक्ष्मताओं पर प्रकाश डालेंगे जो आपके अकादमिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं। आइए साहित्य की इस पावन मंदाकिनी में गोता लगाते हैं। आदिकाल का स्वरूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमें आदिकाल के तात्विक अर्थ को समझना होगा। ये काल हिंदी साहित्य का शैशव काल अथवा प्रादुर्भाव का समय है। इस युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत जटिल थी। यदि आप स्क्रीन पर प्रदर्शित मानचित्र का अवलोकन करें तो पाएंगे कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, चौहान और गढ़वाल जैसे राजवंश क्षेत्रीय अस्मिता के लिए संघर्षरत थे। विदेशी आक्रांताओं के सतत आक्रमणों ने जनमानस में एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न किया था। इसी विखंडित राजनैतिक परिवेश में कवियों ने राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा हेतु अपनी लेखनी के माध्यम से ओजस्वी साहित्य का सृजन किया, जो शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत समन्वय का परिचायक है। अगले सोपान की ओर अग्रसर होते हुए हम काल निर्धारण की समीक्षा करेंगे। काल निर्धारण, एक विवेचन, क्रोनोलॉजी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में समय सीमा को लेकर पर्याप्त मतवैभिन्य रहा है। तथापि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित काल विभाजन सर्वाधिक प्रामाणिक एवं तर्कसंगत स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इस काल की अवधि विक्रम संवत 1050 से 1375 तक सुनिश्चित की है। यदि हम इसे ईसवी सन में रूपांतरित करें तो ये सन 1993 से सन 1318 के मध्य का कालखंड है। इस 350 वर्षों की सुदीर्घ अवधि ने ही परवर्ती रीति काल के लिए सुदृढ़ आधारभूमि तैयार की थी। नामकरण का वैचारिक द्वंद्व, नोमेनक्लेचर। नामकरण की समस्या आदिकाल की सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण समस्या रही है। विभिन्न मनीषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि के अनुरूप इसे निम्नलिखित अभिधान दिए हैं। आचार्य शुक्ल, इन्होंने समकालीन वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर इसे वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इस काल को प्रारंभिक अवस्था मानकर आदिकाल कहना श्रेयस्कर समझा, जो आज सर्वमान्य है। पंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने सिद्धों की साधना और सामंतों की प्रभावशीलता के कारण इसे सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने भाषाई एवं साहित्यिक परिवर्तनों को देखते हुए इसे संधि काल एवं चारण काल के दो सोपानों में विभक्त किया। रासो काव्य परंपरा एवं व्युत्पत्ति। अब हम चर्चा करेंगे उस काल की प्रधान साहित्यिक धारा रासो साहित्य की। विद्यार्थियों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति भाषाविदों के लिए गहन शोध का विषय रही है। गारसा दतासी इसे राजसूय से जोड़ते हैं, जबकि नरोत्तम स्वामी इसे रसिक से और आचार्य शुक्ल इसे रसायन शब्द से व्युत्पन्न मानते हैं। इस साहित्य का सृजन मुख्य रूप से चारण एवं भाट कवियों द्वारा किया गया, जो युद्ध के समय अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि इस साहित्य में कल्पना के साथ साथ प्रत्यक्ष दर्शन की सजीवता भी विद्यमान है। ये मुख्य रूप से वीर एवं श्रृंगार, इन दो रसों की प्रधानता वाला साहित्य है। विद्यार्थियों, अब हम उस महाकाव्य की चर्चा करेंगे जो हिंदी साहित्य का देदीप्यमान नक्षत्र है, पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद बरदाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के न केवल राजकवि थे अपितु उनके अभिन्न सखा भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनकी इस कृति को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है। इस विशाल ग्रंथ में कुल 69 समय यानी अध्याय है और इसमें 68 प्रकार के छंदों का अद्भुत प्रयोग मिलता है। इसकी भाषा डिंगल है, जो अपनी कर्कशता और ओज के कारण युद्धों के सजीव वर्णन हेतु अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। यद्यपि इसकी ऐतिहासिकता पर विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु साहित्यिक दृष्टि से ये वीरता का चरम उत्कर्ष है। चलिए अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। परमाल रासो, जनकंठ का वीर काव्य। जगनिक विरचित परमाल रासो, विद्यार्थियों, ये ग्रंथ जन सामान्य में आल्हा खंड के नाम से विख्यात है।
इसमें महोबा के दो अमर सेनानियों आल्हा और ऊदल की 52 लड़ाइयों का अतिशयोक्तिपूर्ण किंतु रोमांचकारी वर्णन मिलता है। इसकी गेयता का ही प्रभाव है कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में वर्षा ऋतु के समय इसे बड़े ही उत्साह के साथ गाया जाता है। इसकी ओजस्वी पंक्तियां आज भी श्रोताओं की धमनियों में रक्त के प्रवाह को तीव्र कर देती हैं। ये लोक गाथात्मक काव्य वीर रस की एक कालजयी धरोहर है। बीसल देव रासो, श्रृंगार एवं विरह का संगम। विद्यार्थियों, वीरता के पश्चात अब हम कोमल भावनाओं के सोपान पर पहुंचते हैं। नरपति नाल्ह द्वारा रचित बीसल देव रासो एक गेय काव्य है जो 4 खंडों में विभक्त है। इसमें अजमेर के राजा बीसल देव और मालवा की राजकुमारी राजमती के प्रेम, विरह और पुनर्मिलन की मार्मिक गाथा वर्णित है। विद्यार्थियों, ध्यान दें, जहां रासो साहित्य मुख्य रूप से युद्ध प्रधान है, वहीं ये ग्रंथ श्रृंगार प्रधान है। इसकी भाषा पिंगल है, जो ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी है और कोमल भावों की अभिव्यक्ति हेतु सर्वथा उपयुक्त है। ये ग्रंथ संदेश काव्य की परंपरा को भी जीवंत करता है। सिद्ध साहित्य, विद्रोह एवं रहस्यवाद। साहित्यिक धाराओं के इस क्रम में अब हम सिद्ध साहित्य का विश्लेषण करेंगे। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के साधकों को सिद्ध कहा गया है, जिनकी संख्या 84 मानी गई है। इनके शीर्ष कवि सरहपा हैं, जिन्हें अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सिद्धों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति-पाति, वर्णभेद और बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया। इनकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, जिसमें प्रतीकात्मकता और रहस्यवाद की प्रधानता है। इनकी अंतः साधना ने परवर्ती संत साहित्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नाथ साहित्य, हठ योग और संयम का मार्ग। सिद्धों के भोग प्रधान मार्ग की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का अभ्युदय हुआ। ये मत शैव दर्शन से अनुप्राणित था। इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और उनके महान शिष्य गोरखनाथ थे। नाथों की कुल संख्या 9 यानी नवनाथ स्वीकार की गई है। इन्होंने चित्त की शुद्धि हेतु हठ योग का मार्ग प्रतिपादित किया। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता नारी निंदा रही है, क्योंकि ये नारी को साधना के पथ में बाधक मानते थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य और इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया। गुरु को ईश्वर के समतुल्य या उससे भी उच्च स्थान देना इनकी विशेषता रही है, जिसका प्रभाव आगे चलकर कबीरदास जी के साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। जैन साहित्य, जैन रास परंपरा। विद्यार्थियों, आदिकाल का सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यवस्थित साहित्य जैन साहित्य स्वीकार किया जाता है। जैन कवियों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों को रास शैली के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया। अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाने वाले महाकवि स्वयंभू और उनकी कालजयी रचना पौंगचर्यु यानी रामकथा इसी परंपरा की अमूल्य निधि है। इसके अतिरिक्त पुष्पदंत का महापुराण और शालिभद्र सूरि की भरतेश्वर बाहुबली रास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य में हमें अहिंसा, दया, करुणा और आत्मकल्याण के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण भी प्राप्त होता है। भाषाई दृष्टि से ये साहित्य अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संधि स्थल का उत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के एक असाधारण व्यक्तित्व की, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि। इन्हें हिंद का तोता, तूतीये हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। खुसरो पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदवी या खड़ी बोली का प्रयोग काव्य सृजन के लिए किया। इनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और ढकोसले न केवल मनोरंजन के साधन हैं, बल्कि उस समय की लोक चेतना और भाषाई सरलता के परिचायक हैं। खुसरो का साहित्य दरबारी होते हुए भी जनमानस के अत्यंत निकट रहा है। विद्यापति, मैथिल कोकिल एवं अभिनव जयदेव। विद्यार्थियों, आदिकाल के सबसे प्रखर कवि विद्यापति हैं। इन्हें मैथिल कोकिल और दशावदान जैसी सम्मानजनक उपाधियों से अलंकृत किया गया। इनकी पदावली मैथिली भाषा में रचित श्रृंगार और भक्ति का एक अलौकिक संगम है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक और पारलौकिक भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट्ट भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनमें राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का सजीव वर्णन है। विद्यापति ने न केवल हिंदी को नया माधुर्य प्रदान किया, अपितु भक्ति काव्य की उस सुदृढ़ पीठिका का निर्माण भी किया जिस पर परवर्ती कृष्ण भक्ति काव्य खड़ा हुआ। आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। विद्यार्थियों,
अब समय है संपूर्ण विवेचन के सार को समझने का। आदिकालीन साहित्य की निम्नलिखित प्रवृत्तियां इसे अन्य कालों से पृथक करती हैं। ऐतिहासिकता एवं कल्पना का सम्मिश्रण। ऐतिहासिक पात्रों के साथ कवियों ने अपनी कल्पना का मुक्त प्रयोग किया है। सजीव रणवर्णन। कवियों द्वारा युद्ध क्षेत्र का ऐसा सजीव अंकन किया गया मानो पाठक स्वयं रण क्षेत्र में उपस्थित हो। भाषा शैली। ओजपूर्ण अभिव्यक्तियों हेतु डिंगल और सुकुमार भावनाओं हेतु पिंगल शैली का सफल प्रयोग। राष्ट्रीयता का अभाव। उस समय राष्ट्र शब्द का अर्थ केवल अपनी छोटी रियासतों तक ही सीमित था। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और अतिशयोक्तिपूर्ण उनका वर्णन। वीर एवं श्रृंगार रस का द्वंद्व। एक ओर तलवारों की झंकार थी तो दूसरी ओर सौंदर्य का वर्णन। स्लाइड 15। निष्कर्ष एवं आभार। निष्कर्षतः आदिकाल हिंदी साहित्य की वह उर्वर भूमि है जहां हमारी भाषा और साहित्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए। यद्यपि यह युग संघर्षों का युग था, तथापि इसने परवर्ती साहित्य को वह दिशा प्रदान की जिससे भक्ति और रीतिकाल का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अश्वनी क्वेस्ट चैनल का यह सविस्तार विवेचन आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। मैं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। इसी प्रकार के गंभीर शैक्षिक सत्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस धारा को साझा करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।